चलो देखो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारे पास गुडविल। पार्टनरशिप में सेकंड वाला चैप्टर है ना। पहले वाले चैप्टर में हमने कुछ बेसिक चीजें समझी थी कि पार्टनरशिप क्या होती है, फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है। साथ साथ में हमने ये भी जाना था कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। अरे क्लियर है कि नहीं? रिवैल्यूएशन अकाउंट भी समझा था कि नहीं समझा था, और किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, और कुछ कैलकुलेशन भी समझी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, सैलरी हो, कमीशन हो, है ना। ये सारी चीजें हमारी पहले चैप्टर में हो गई है। अब इस चैप्टर में हम समझने जा रहे हैं गुडविल के बारे में। क्या होता है ये गुडविल, क्यों है गुडविल, क्या मतलब है इसका। ऑलरेडी मैं लास्ट वाले क्लास में तुमको बता चुका हूं, है कि नहीं? तो फटाफट से दोबारा समझते हैं गुडविल किस चीज को कहते हैं हम अपने पास, बता सकते हो? गुडविल का अगर असल मतलब देखा जाए, आप आम भाषा में कहते हो सर किसी बिजनेस की रेपुटेशन, किसी का नाम, मार्केट में किसी बिजनेस का नाम है जिसकी वजह से लोग खींचे चले आते हैं उसके पास। समझ आई बात कि नहीं? तो इस नाम, इस रेपुटेशन को तुम गुडविल बोलते हो। लेकिन आज हम असल मतलब समझने जा रहे हैं गुडविल क्या होता है। क्या है गुडविल? मान लो, समझना बात को, मैंने पहले ही बताया था, ये ऑलरेडी मैं डेफिनेशन बता चुका हूं तुम लोग को। मान लो आपके पास, ये देखो, एक जगह पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे 5 दुकानें हैं। कितनी दुकानें हैं? इधर ध्यान दो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इस पे? तो ये वाली दुकान, अब तुमने भी इसी लोकेशन पे एक दुकान खोल ली, ये वाली दुकान तुम्हारी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और हर किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया है 5-5 लाख का। कितने का? 5 लाख इसने, 5 लाख इसने, और तुमने भी अपने बिजनेस में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सबका सेम है, सेम लोकेशन पे, सेम क्वालिटी पे, सेम क्वालिटी का आइटम बेच रहे हैं, सेम लोकेशन पे, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। अब मसला क्या है? मसला ये है, ये वाला जो बिजनेस है, ये वाली दुकान कमा रही है साल का 1 लाख रुपए, ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख रुपए कमा रहा, ये भी 1 लाख रुपए कमा रहा, लेकिन तुम कमा रहे हो 1,10,000। तुम कितना कमा रहे हो? 1,10,000 कमा रहे हो। मुझे बताओ, बाकियों के मुकाबले इसी लोकेशन पे उतना ही पैसा इन्वेस्ट करके तुम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? सर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा हूं। समझ आई बात की? और हमको लगता है एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हो? 10,000 कमा रहा हो। कब तक यूं ही तुम बाकियों के मुकाबले 10,000 एक्स्ट्रा कमाओगे? हमको लगता है आने वाले 10 साल तक। कब तक? आने वाले 10 साल तक यूं ही सिलसिला चलता रहेगा। कब तक? आने वाले 10 साल तक। समझो भाई। अब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, 7वां साल, 8वां साल, ईयर 9 एंड ईयर 10, ये है 10वां साल। और ईयर 0 मान के चलो, ये प्रेजेंट टाइम है। क्या है? आज की बात पे ईयर 0 पे कर रहा हूं। सुनना भाई, मुझे तुम बताओ, इस साल भी तुम 10,000 एक्स्ट्रा कमाओगे, इस साल 10,000 एक्स्ट्रा, इस साल 10,000 एक्स्ट्रा, 10,000 तुम हर साल एक्स्ट्रा कमाते चले जाओगे कि नहीं? अरे बाकियों के मुकाबले ये 10,000 एक्स्ट्रा कमाई होगी तुम्हारी कि नहीं होगी? अरे समझ रहे हो बात को? ईयर 0 क्या है? ये आज का डेट है। 1 साल होने के बाद तुम 10,000 एक्स्ट्रा कमाओ, दूसरे साल, 2 साल खत्म होने के बाद भी दूसरे साल भी 10,000 की कमाई होगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा मुझे ये चीज बताओ, गुडविल क्या है सर? फिर गुडविल का मतलब, असल मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। क्या मतलब होता है? प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा सवाल उठता है, सर किस चीज का प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू उन अमाउंट्स का जो तुम बाकियों के मुकाबले एक्स्ट्रा कमाई करते हो। नहीं समझे बात को? जो नॉर्मली हर कोई कमाता है ना, वो तो नॉर्मल रिटर्न है। क्या है?
नॉर्मल रिटर्न क्यों? बिकॉज हर कोई 5 लाख रुपए ऐसे वाले बिजनेस में इस लोकेशन पे सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच के कितना कमाई कर रहा है? 1 लाख रुपए कर रहा है। लेकिन तुम उतना ही पैसा लगा के उसी लोकेशन पे वही प्रोडक्ट वही क्वालिटी का कितना कमा रहे हो? 1,10,000। 10,000 की कमाई एक्स्ट्रा हो रही कि नहीं हो रही? तो 1 लाख को मैं नॉर्मल रिटर्न बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? यानी नॉर्मल रिटर्न के मुकाबले तुम्हारी जो एक्स्ट्रा कमाई है, उस एक्स्ट्रा कमाई, वो जो एक्स्ट्रा कमाई है, जब तक, कितने साल तक, यहां पे हम एग्जांपल में ले रहे कितने साल? 10 साल तक। एक्स्ट्रा कमाई जो तुम आने वाले 10 साल में कमाओगे, वो जो एक्स्ट्रा कमाई है आज की डेट में उसका क्या वैल्यू है, उसका क्या वैल्यू है, वही को सम्मेशन करके जो प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू निकलेगा ना, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या होगा वो? अरे वही तो भाई गुडविल है। नहीं समझे बात को? मैं फिर से बता रहा हूं, प्रेजेंट डेट पे यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालना। सवाल था सर किस चीज का प्रेजेंट वैल्यू? जो तुम एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हो। किससे? एक्स्ट्रा नॉर्मल रिटर्न से जो एक्स्ट्रा कमाई हो रही है तुम्हारी, कब तक? आने वाले 10 साल तक तुम वो एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हो, उसका आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है प्रेजेंट टाइम में? मुझे गुडविल की वैल्यू आज चाहिए। अब तुम बोलोगे सर ये तो सीधा सीधा हो गया, 10 साल तक 10-10 हजार, ये तो 1 लाख हो गया गुडविल, ये क्या ही करना था इसमें। लेकिन भाई यहां पे लगेगा प्रेजेंट वैल्यू वाला सिस्टम। क्या लगेगा? प्रेजेंट वैल्यू समझते हो? इसमें तुम ये समझो, मुझे ये चीज बताओ, 1990 की रुपए पावरफुल थी या आज की रुपए पावरफुल है? एग्जैक्टली 1990 की। वक्त के चलते क्या होता है, मनी का जो वैल्यू है ना, वो गिर जाता है। मनी का वैल्यू क्या हो जाता है? गिर जाता है। यानी परचेजिंग पावर जो मनी की है ना, वो उतनी नहीं रहती वक्त के चलते। अब सिंपली आपके, जब आप छोटे रहे होंगे उस टाइम पे 1 रुपए में जो चीज आती थी, आजकल वो मे बी 3 रुपए 4 रुपए में आती है। होता क्या है, यानी उस टाइम वाली जो 1 रुपए थी, उसमें इतनी क्षमता थी कि वो चीज खरीद सकती थी। 1 रुपए में इतनी ताकत थी। वही चीज जो 1 रुपए, आज से 10 साल पहले 1 रुपए में पावर थी खरीदने की, आजकल 4 रुपए को मिलके आना पड़ता है उस चीज को खरीदने के लिए। बोल समझ आ रही बात की नहीं? दैट्स वाई यहां पे क्या निकाला जाता है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। यानी फ्यूचर इनफ्लोज को प्रेजेंट टाइम में लाने के लिए इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। क्या कहते हैं? अरे एक तो आपने पढ़ा होगा कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट में, है कि नहीं? वहां पे सम में इंटरेस्ट जोड़ा चला जाता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है और वो अमाउंट बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहां पे फ्यूचर वाली वैल्यूज को प्रेजेंट टाइम में ला रहे हो तुम, इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग का अपोजिट क्या बना? डिस्काउंटिंग। क्या कहते हैं इसको? तो सिंपली समझो, यहां पे गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है जो फ्यूचर फ्लोज है, फ्यूचर कैश फ्लोज है। क्या है? लेकिन कौन से कैश फ्लोज? फ्यूचर कैश फ्लो तो सर मेरा 1,10,000 रहेगा, नहीं, नॉर्मल रेट से जो एक्स्ट्रा वाला है, नॉर्मल रिटर्न से जो एक्स्ट्रा फ्यूचर कैश फ्लो होगा तुम्हारा, उसका डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट टाइम में उसका वैल्यू जो निकलेगा, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ गुडविल। मुझे बताओ गुडविल की डेफिनेशन समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं? आज के बाद तुम रेपिटेशन अब बोलने वाले नहीं हो, ठीक है ना? ये है असल डेफिनेशन गुडविल की। मुझे बताओ यहां तक डन है कि नहीं है? समझो बात को। अब हमारे पास है पार्टनरशिप में ना कुछ मेथड्स दिए गए। अब मेथड क्या है समझते हैं। 1 मिनट ये कर देता हूं मैं। देखो भाई समझ लो बात को। गुडविल में हमारे पास मोटा मोटा बात करेंगे तो 3 मेथड्स है। कितने मेथड है? पहला वाला जो हमारा मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है अपने पास सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन एवरेज में 2 तरह के एवरेज है, ये तो मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोग ने। एक तो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी यहां पे वेट्स का कंसेप्ट लाया जाता है, ठीक है कि नहीं? और एवरेज प्रॉफिट मेथड में किस तरह से हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, वो फॉर्मूला भी यहाँ पे अपना अलग है, यहाँ पे फॉर्मूला अपना अलग है, और कुछ चीजें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है यहाँ पे। हो सका तो हम इसका भी सेपरेटली एक लेक्चर रिकॉर्ड कर ही देते हैं, ठीक है ना? ये हमारा ऑलरेडी डन है,
ये भी डन है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, तो ये दो मेथड हो गए ना, सुपर प्रॉफिट वाला हो गए 3, और फिर कैपिटलाइजेशन मेथड जो हमें पढ़ना बाकी है, इसमें 2 है, कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो कितने बने टोटल? 1 2 3 4 और 5 मेथड समझने इस पूरे चैप्टर में हमको, ठीक है कि नहीं? लेकिन आज जो बात करने जा रहे हैं हम, वो सिर्फ और सिर्फ करने जा रहे हैं हम किसकी? सुपर प्रॉफिट मेथड की। किसकी? सुपर प्रॉफिट मेथड की, ठीक है कि नहीं? समझो भाई बात को। सुपर प्रॉफिट मेथड किस चीज का मेथड है ये? देखो ये भी नहीं पता। अरे किस चीज का मेथड है ये? एक नंबर के मूर्ख हुए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किस चीज का? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये देखो भाई, सुपर प्रॉफिट मेथड है। समझते हैं क्या है? एक मैं तुमको बता दूं पहले, सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, गुडविल किसके बराबर होती है? गुडविल बराबर होती है किसके बराबर? सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये है भाई हमारा फॉर्मूला। कितना सिंपल सा है, साधारण सा। लेकिन दिक्कत यहां पे होती है, सर ठीक है गुडविल बराबर है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मुद्दा यहां पे यह है कि सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब ये होता है कि कितने साल तक तुम इसी तरह से कमाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई बिजनेस चल रहा है, मेरी कोई फर्म चल रही है और मेरी फर्म कमाई कर रही है हर साल 5,70,000। कितना? 5,70,000। तो 5,70,000 यूं ही कितने साल तक चलता रहेगा? मुझे लगता है 4 साल तक। तो 4 क्या बनेगा मेरा? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नहीं समझे बात को? मैं फिर से बता रहा हूं, कितने साल तक करंट डेट में जो तुम्हारी कमाई हो रही है, आने वाले समय में कितने सालों तक तुम यूं ही कमाई करने वाले हो, एक एस्टिमेट लगाया जाता है। उसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और ये हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन दिक्कत आएगी अब किसमें? सुपर प्रॉफिट क्या है? डन, ले आओ इसको यहां पे। सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? फॉर्मूला बताया था मैंने, बताओ। एवरेज, बोलो भाई। एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। अब ये सवाल है, ये क्या चीज है? अब यहां पे अगर पूरा लिखोगे ना, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ठीक है ना? बेटर रहेगा। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब एडजस्टमेंट किस चीज का है? एडजस्टमेंट ऑलरेडी मैंने वो पहले वाले मेथड में बताया था किन चीजों का एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है ना? अरे यहां तक बात समझ आई कि नहीं है? क्लियर है? अगर सुपर प्रॉफिट मेरा किसके बराबर है? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अच्छा मुझे बताओ क्या होता है? पहले मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है? एवरेज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है? हाँ बताओ। अभी मैंने तुमको गुडविल की डेफिनेशन में बताया, थोड़ा सा सिमिलर है। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर 5 फर्म्स हैं
5 फर्म्स का इन्वेस्टमेंट अमाउंट, हर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए। कितना किया है? 10 लाख। मान लो 5 फर्म्स है और हर किसी फर्म का 10 लाख। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख है और हर कोई 10 लाख पे कितना कमा रहा है? मान लो 3 लाख रुपए। हर कोई कितना कमा रहा है? 3 लाख। यानी मार्केट में नॉर्मली 10 लाख लगाने के बाद कितनी कमाई हो रही है? 3 लाख। 3 लाख कमाई हो रही है। कितनी कमाई हो रही है? 3 लाख। मार्केट में 10 लाख रुपए ऐसे वाले बिजनेस में लगा कि कितनी कमाई हो रही? 3 लाख। मान लो 3 लाख हो रही। अब ये जो 3 लाख है ना, इसको हम कहते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। क्या कहते हैं? यानी नॉर्मली कितना 10 लाख रुपए लगा के ऐसे वाले बिजनेस में तुम कमा सकते हो। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ आई बात की नहीं? हाँ। और अब इसके बाद है, सवाल उठता है, ये तो समझ आ गया ना, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट समझ आ गया। अब बात करेंगे किसकी? सर ये एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट क्या है? देखो सिंपल से मैं बताता हूं, 10 लाख रुपए लगा के ऐसे वाले बिजनेस में तुमको कितना कमा लेना चाहिए था? 3 लाख। कितना कमा लेना चाहिए था? 3 लाख। यहां पे मैं लिख के रखूं, इतना कमा लेना चाहिए था। कितना कमा लेना चाहिए था? मान लो 3 लाख कमा लेना चाहिए था। नाम पड़ा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। लेकिन जब तुमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, एक्चुअल में तुमने कमाया कितना? मान लो तुमने एक्चुअल में कमाया 3.2 लाख। कितना कमाया? यानी वही बिजनेस में 10 लाख लगा के तुमने हकीकत में कमाया कितना? तुमने हकीकत में कमाया 3,20,000। अरे ये गुडविल के डेफिनेशन के साथ मैच हो रहा है ना? Yes, sir. लेकिन बेवकूफो, अब ये सेम नहीं मानना सर, गुडविल और सुपर प्रॉफिट एक चीज है? नहीं। वहां पे तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे फ्यूचर इन्फ्लुएंस का, वो बनता था गुडविल। यहाँ पे कोई प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है। समझो बात को। अब ये क्या है? यहां पे अगर एक और चीज जोड़ दो, एक्चुअल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, अब सही बनेगा। ऐसे वाले बिजनेस में 10 लाख लगा के कमा कितना लेना चाहिए था? इतना कमा लेना चाहिए था, लेकिन तुमने एक्चुअल में कितना कमाया? ज्यादा कमाया ना? Yes, sir. कितना ज्यादा कमाया? 20,000 ज्यादा कमाया, तो वो 20,000 कहलाएगा तुम्हारा सुपर प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? समझ आई बात? सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? कितना एक्स्ट्रा कमा लिया तुमने। अब सवाल उठता है, सर ठीक है, ये तो एक्चुअल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट समझ आ गया, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होंगी जो पहले वाले मेथड में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। जैसे कुछ अनहोनियां अगर हुई होगी, उनका इफेक्ट नलिफाई करना है। एबनॉर्मल लॉसेस है, उनको वापस से ऐड करना है। एबनॉर्मल गेन्स है, वो तुमने जोड़े होंगे प्रॉफिट में, उनको घटा देना है। खैर वो दूसरा क्वेश्चन है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ऑलरेडी आपको लोगों को ये पता है। Yes, sir. सवाल उठता है, सर ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? ये भी तो कैलकुलेट करना आना चाहिए ना। Yes, sir. अगर दिया नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर है? बताओ। Capital employment. नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है, भाई याद रखना, ये बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड Into NRR. मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। एनआरआर बोले तो नॉर्मल Rate of. रेट ऑफ रिटर्न। Yes, sir. कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। अब सवाल तो सर ये एनआरआर क्या है? अगर तुम बिजनेस ना करते, कितना पैसा लगाया बिजनेस में? 10 लाख। अगर बिजनेस ना करते तब भी ये 10 लाख तुमको कितना कमाई करके देता? वो कहलाता है एनआरआर। फॉर एग्जाम्पल तुम बोलोगे सर पड़ा हुआ पैसा कैसे कमाई करके दे सकता है? अरे भाई बैंक में रख के तुमको बैंक इंटरेस्ट देता कि नहीं देता? Sir. कितना, यानी बिना कुछ किए बैंक अकाउंट में पैसा रख के तुम कितना कमाई कर सकते थे तब भी? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी बिना ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए तुम्हारा ये 10 लाख रुपए तुमको तब भी कितना कमाई करके दे सकता था?
दैट विल बी योर एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अरे समझ आई बात कि नहीं आई? मान लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% या 20%, इसका मतलब क्या है कि 20% या अगर 10% है 10% तुम्हें फिर भी मिलता। अपने अमाउंट का जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया उतना तो तुम तब भी कमा लेते बिना कुछ किए, लेकिन बिजनेस करके तुम एक्स्ट्रा ही कमा लेने चाहिए ना, तभी तो फायदा है बिजनेस करने का, नहीं तो क्या फायदा बिजनेस करने का। अरे मुझे बता, यहां तक समझ आया? एनआरआर समझ आया कि नहीं आया? सवाल कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है मालिक के प्रति, मालिक की ओर बिजनेस पे कितना अमाउंट का कर्जा है, मालिक के प्रति कितना कर्जा है बिजनेस को, क्या कहलाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। सवाल उठता है सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है? अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मसला है। देखो भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो तरीके हैं कैलकुलेशन के। कितने तरीके हैं? याद रखना ये चीज। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। एक तरीका इसका है, याद रखना, एसेट साइड अप्रोच। क्या है? एक है एसेट साइड अप्रोच और एक भैया है लाइबिलिटी साइड अप्रोच। क्या है? लाइबिलिटी साइड अप्रोच। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। देखो जरा इसे, दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। क्या लिटिल बिट में दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो एसेट साइड अप्रोच और लाइबिलिटी साइड अप्रोच। सवाल उठता है सर एसेट साइड अप्रोच के तहत कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है? ठीक है कि नहीं? हम एक काम करते हैं, इधर जगह कम है ना, लाइबिलिटी साइड अप्रोच थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है? पहले एसेट साइड अप्रोच समझते हैं। एसेट साइड अप्रोच के तहत कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है? देखो भाई, इसके तहत कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है, याद रखना फॉर्मूला इसका, ऑल एसेट्स, सारे एसेट को जोड़ देना लेकिन 3 एसेट को छोड़ना है। एक्सेप्ट कौन कौन सा? एक तो गुडविल, गुडविल को नहीं जोड़ना। दूसरा क्या है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। क्या है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। और तीसरा है भैया हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स। क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स। इन तीनों को जोड़ना नहीं है, एक्सेप्ट लिखा है मैंने। यानी कि तुम्हारा जो बैलेंस शीट बनता है ना, अरे जब बैलेंस शीट बनेगा, ये तुम्हारा एसेट वाला साइड है ना, सारे एसेट को जोड़ लो। सारे एसेट को जोड़ दिया लेकिन 3 एसेट को छोड़ना है। किनको? गुडविल को नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर है तो नहीं लेना, और कोई फिक्टिशियस एसेट अगर बैलेंस शीट में पड़ा है उसको गिनना नहीं है। लेस करने जा रहे हैं हम। क्या? इसमें से लेस कर दो आउटसाइड लाइबिलिटीज या आउटसाइड क्लेम्स। क्या? माइनस करेंगे क्या? आउटसाइडर्स क्लेम्स या लाइबिलिटीज बोल। यानी मालिक को छोड़ करके बाकियों की और बिजनेस पे कितना कर्जा है। जैसे देखो, ये सारा एसेट साइड आ गया, आपको पता है यहां पे मालिक का कैपिटल आता है, यहां पे रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह आता है कि नहीं आता? फिर यहाँ पे क्रेडिटर आता है, बैंक लोन आता है, अदर लाइबिलिटीज वगैरह, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सारा कुछ। यानी ये वाला जो है ना, जो बाकियों के प्रति कर्जा है बिजनेस पे, सारे एसेट जोड़ के, उन तीनों को छोड़ के, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के लेस करने जा रहे हैं हम। क्या? ये अरे बचेगा क्या? यही पोर्शन तो बचेगा ना, और यही तो मालिक का है ना, दैट्स व्हाई नाम पड़ता है इसका क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है कि नहीं है? अरे बात समझ आई कि नहीं? अब सवाल था सर इन 3 एसेट को क्यों नहीं जोड़ा जाता? इसका रीजन है, देखो भाई, जब तुम अपने पास बैलेंस शीट बनाते हो, गुडविल क्या है? गुडविल कोई टेंजिबल एसेट है या इंटेंजिबल एसेट? इंटेंजिबल एसेट।
अब गुडविल अगर इंटेंजिबल एसेट है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं है। अब सवाल यहां पे उठता है, अगर मैं यहां से गुडविल लिखता हूं ना बिजनेस में, मान लो 5 करोड़ का गुडविल लिखा मैंने, इधर से भी तो बढ़ेगा ना, डबल एंट्री सिस्टम पता है तुमको, इधर से किसको इफेक्ट करेगा, कैपिटल को भी बढ़ाया होगा ना 5 करोड़ से। क्या ये हकीकत में इस एसेट को तुमसे, और ये भी ऐसा ही बिजनेस से सेपरेट तुम इस एसेट को कर ही नहीं सकते। अगर कोई मशीन है वो सेपरेबल है, क्या है, उसको बेच सकते हो अलग से, लेकिन क्या गुडविल को बेच सकते हो, ये तो इसकी खासियत है। गुडविल क्या है, ये इंटेंजिबल एसेट है, जरूरी एसेट है, लेकिन इसके बढ़ाने की वजह से तुमने खामखा कैपिटल भी जोड़ा होगा ना, इस वजह से इसको गिनना नहीं है। दूसरा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कौन कौन सा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फर्क क्या है दोनों में, फर्क क्या है दोनों में, बताया था मैंने, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोले तो जिनको, अगर फर्म अपना पैसा किसी दूसरी फर्म में इन्वेस्ट करती है इस गर्ज से कि खुद की फर्म का फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, क्या हो, खुद के बिजनेस को फैलाने के लिए एक फर्म अपने फंड्स को अगर इन्वेस्ट करती है किसी दूसरी फर्म में तो कहलाएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। उसको गिनना है, हाँ गिनना है। लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, ये फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस नहीं होता है। फिर क्या होता है, ये जो तुम्हारे पास सरप्लस फंड्स बचते हैं, क्या बचते हैं, किसी फर्म के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी कुछ सरप्लस फंड्स बचते हैं, उन सरप्लस फंड्स को क्या किया जाता है, कहीं पे तुमने इन्वेस्टमेंट लगा दिया, लंबे समय तक पड़ा है वहां पे, समझ आई बात की नहीं, अरे क्लियर है कि नहीं, क्या वो अपने बिजनेस की फर्दरेंस के लिए था, नहीं ना था, दैट्स व्हाई इसको यहाँ पे गिना नहीं जाता है। अब एसेट साइड दिखा है, उसकी वजह से यहाँ से कैपिटल भी जोड़ा, कैपिटल पे असर पड़ा होगा, दैट्स व्हाई गिना नहीं जाता है। दूसरा क्या है, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट बोले तो ये तो फर्जी एसेट होते हैं, क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं, फर्जी एसेट होते हैं। फर्जी एसेट जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बताया था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मान लो आपने पहले साल कोई कंपनी लॉन्च की, अब कंपनी लॉन्च करने वाले साल में आपने 5 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, कितना, 5 करोड़ का कर दिया खर्चा। क्या ये 5 करोड़ का बेनिफिट एक ही साल में आने वाला है, नहीं, आने वाले कई सालों तक तो चलता रहेगा। जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारे एड्स अभी भी जो 1990 के 2000 की स्टार्टिंग वाले एड्स अभी भी चल रहे टीवी पे, जैसे निरमा का है, वॉशिंग पाउडर निरमा है ना, इसी तरह कुछ डाबर का दंत मंजन वाला भी चल रहा था कुछ साल तक। अरे बहुत सारे ऐसे एड्स हैं जो अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन उनका बेनिफिट कंपनी को अभी भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एक वो गड़ी डिटर्जेंट का है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना, तो तुम तो बस यही विमल याद रखो, ठीक है, हाँ विमल भी है, चल रहा है ना, बोलो जुबान की। तो खैर कहने का मतलब ये है मेरा, बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट पे बहुत, ये समझ लो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना दुनिया की, जितना भी पैसा है ना, जितना इस फील्ड में पैसा है, बेशुमार पैसा, कहीं नहीं है उतना। तो मान लो कंपनी ने 5 करोड़ का क्या कर दिया है, एडवर्टीजमेंट कर दिया, उसका बेनिफिट क्या एक ही साल में मिलेगा या आने वाले कई साल तक मिलता रहेगा, एग्जैक्टली आने वाले कई साल तक मिलता रहेगा। अब क्या होगा अगर कंपनी 5 करोड़ इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, इस साल तो बड़े हैवी लॉसेस दिखेंगे ना फिर, लेकिन ऊपर से क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो पड़ा होगा तुमने। अब वो खर्चा जिसकी वजह से बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलेगा, उसको तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाना चाहिए, वो तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। लेकिन ये जो एडवर्टीजमेंट वाला, इसमें थोड़ा सा क्या है, इस साल बेनिफिट मिल रहा है, थोड़ा सा आने वाले कई सालों तक मिलता रहने वाला है, लेकिन फिजिकल एक्सिस्टेंस है नहीं। असल में ये तो खर्चा है तो क्या मानना चाहिए था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कुछ फीचर है इसके, नए कैपिटल एक्सपेंडिचर में फिट बैठता है, नए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फिट बैठता है। इस वजह से ऐसे खर्चों को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं, पढ़ाया था 11th क्लास में मैंने। खैर मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब अगर ये फिक्स, मान लो 5 करोड़ का खर्च, 1 करोड़ तुमने ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस, 4 करोड़ का क्या करोगे, वो दिखाया जाता है बैलेंस शीट के एसेट वाले साइड में।
लेकिन जब तुम बैलेंस शीट के एसेट वाले साइड में दिखाओगे, असर किस पे पड़ेगा? कैपिटल भी ज्यादा ऊंची दिखेगी, नहीं दिखेगी। दैट्स व्हाई इसको भी यहाँ पे गिना नहीं जाता है, बिकॉज ये फर्जी एसेट है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर एसेट साइड अप्रोच किसके बराबर होता है? सारे एसेट जोड़ के, लेकिन 3 को गिनना नहीं है। कौन कौन सा? गुडविल को नहीं गिनना, दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं गिनना, तीसरा अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुआ तो गिनना है, हाँ गिनना है। अब अगर खाली इन्वेस्टमेंट दिया है क्वेश्चन में तो क्या मानोगे, ट्रेड या नॉन ट्रेड? एग्जैक्टली। अगर क्वेश्चन में ट्रेड सिंपली इन्वेस्टमेंट दिया है ना, लेकिन बताया ही नहीं है कि ट्रेड है नॉन ट्रेड, तो हमेशा एजम्पशन क्या लिया जाना चाहिए? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। मुझे बताओ यहां तक बात समझ आई कि नहीं है? अब कैपिटल एम्प्लॉयड में एक और फॉर्मूला भी है, ये तो एसेट साइड अप्रोच है, एक है इसी का हमारा लाइबिलिटी साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है? बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है? बोलो भाई। मुंह में जबान नहीं है क्या? कैपिटल नहीं दिख रहा, सर ही लिखते हैं। यहां तक दिख रहा था ही? चलो ऊपर ही लिखते हैं। अभी देखो कैपिटल एम्प्लॉयड यहां तो दिख रहा है। यस सर। कौन सा ये अप्रोच? लाइबिलिटी साइड अप्रोच है। क्या है? अब लाइबिलिटी साइड अप्रोच में क्या किया जाएगा? बताओ किसके बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होगा किसके? हाँ, सारे पार्टनर्स का कैपिटल मिला के, पार्टनर्स कैपिटल जोड़ दो, रिजर्व्स अगर तुमने रखे होंगे, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म में अगर तुमने रिजर्व किसको कहते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कुछ प्रॉफिट्स जो तुमने भी बांटे, लेकिन जो बांटे नहीं है वो हक किसका है? मालिकों का है। दैट्स वो भी जोड़ दो, वो भी तो मालिकों की ओर ही देना है, मालिकों का ही हक है। दैट्स वाई ये जोड़ा जाता है। माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे वही 3 एसेट जो तुमने वहां पे, अरे समझ रहे हो, गिने नहीं थे, बिकॉज ये 3 वहां भी गिने नहीं गए थे। यहां से इनका इफेक्ट जुड़ा हुआ होगा, इसलिए वो इफेक्ट हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, गुडविल माइनस किया जाएगा, माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, और माइनस करेंगे भाई अपने पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे? ये है तुम्हारा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का एज पर लायबिलिटी साइड अप्रोच, और ये है फॉर्मूला एज पर एसेट साइड अप्रोच। तब जाके अगर तुमको ये सारी चीजें पता है, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड्स। मुझे बताओ ये नाम तो समझ आ गया ना? कौन सा क्या चीज है, समझ आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? फटाफट से समझो। मैं बात कर रहा हूं सुपर प्रॉफिट मेथड की। किसकी? सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? वैल्यूएशन है, एक मेथड है किस चीज का? गुडविल को वैल्यू करने का, और जिसके तहत गुडविल किसके बराबर है? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सर ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब होता है कि जिस प्रकार से तुम करंट डेट में कमाई कर रहे हो, मान लो तुम 5,30,000 कमाई कर रहे हो हर साल का, आने वाले कितने साल तक तुम इसी तरह से कमाई करते रहोगे, दैट विल बी योर नंबर ऑफ इयर्स परचेज एंड दैट विल बी गिवन ऑलवेज इन योर क्वेश्चन। समझ आई बात? दूसरा सवाल रहा कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है? 5 लाख रुपए कमा के मार्केट में तुमको कितना कमा लेना चाहिए था जितना बाकी कमा रहे हैं? मान लो 3 लाख कमा लेना चाहिए था बाकियों, जिस हिसाब से बाकी कमा रहे हैं, लेकिन तुमने जब बिजनेस किया तुमने कमाया बाकियों से ज्यादा, 3,20,000 कमाया। जो एक्स्ट्रा तुमने बाकियों के मुकाबले उतना ही पैसा लगा के कमाया, दैट विल बी योर सुपर प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? सवाल उठता है सर ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब
मालिकों के प्रति बिजनेस पे कितना कर्जा है, मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब उतना पैसा लगा के जितना तुमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो पैसा तुमको अगर बिजनेस ना करते तब भी कितना कमाई करके दे सकता था, दैट विल बी योर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है कि नहीं? फिर सवाल उठता है कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, मालिकों के प्रति कितना कर्जा है, जिसमें दो तरीके निकालने के, एसेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में सारे एसेट को जोड़ दो, लेकिन 3 एसेट को छोड़ करके, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट को जोड़ना नहीं है और माइनस करना है आउटसाइडर्स क्लेम्स। समझ आई बात? और लायबिलिटी साइड अप्रोच में क्या करना है, सारे पार्टनर का कैपिटल में जोड़ दो रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह, लेकिन माइनस करने वही 3 एसेट, कौन सा, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। और इनका मैं रीजन भी बता चुका हूं क्यों इनको यहां पे माइनस किया जाता है और यहां पे गिना नहीं जाता है। तो ये है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर है कि नहीं? ओके